हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का। प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश से सभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को, उनके आंसर्स को, उनके एक्सप्लेनेशन को, ताकि हम ये समझ पाएं कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में फार्मेसी लॉ और एथिक्स सब्जेक्ट्स के किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों का आंसर हमें किस प्रकार से करना है और उन प्रश्नों के बेस पर क्या कोई दूसरे प्रश्न हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कोई प्रश्न रिपीट हो रहे हैं तो उन्हें भी हम आसानी से समझ सकते हैं। यानी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करने के लिए पूरा एक रिवीजन करने के लिए ये वीडियो आपके लिए है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन सभी प्रश्नों को शॉर्ट तरीके से देखेंगे जो 2023, 2024 और 2025 के पेपर में पूछे गए थे, उनके एक्सप्लेनेशन के साथ। मैं हूं डॉक्टर विजय शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का 2023 का पेपर, जो कि हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड स्टूडेंट से पूछा गया था। द फार्मेसी एक्ट वाज कम इनटू फोर्स ऑन 4 मार्च। फार्मेसी एक्ट जो है वो कब आया था, 4 मार्च किस वर्ष में आया था? आपके ऑप्शन है 1947, 1948, 1919 या फिर नन, कोई भी नहीं इसमें से। तो ध्यान रखिएगा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के जस्ट अगले वर्ष यानी 1948 के 4 मार्च को फार्मेसी एक्ट की शुरुआत हुई थी। और ये फार्मेसी एक्ट है, इसी से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ था अगले साल जाकर के, मतलब एक साल लगभग लग गया। तो 9 अगस्त 1949 को जाकर के फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था और उसका गठन इसी फार्मेसी एक्ट के द्वारा हुआ, जो कि 4 मार्च 1948 को बनी थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, अगर आ रहा है तो 4 मार्च 1948। अगर आपको सिर्फ ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ रहा है या एक नंबर में पूछा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑप्शन में यहाँ 1948 है, इसीलिए 1948 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट फार्मेसी वाज कंस्टिट्यूटेड इन विच ईयर। जो पहली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया थी उसका गठन कब हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, पिछले क्वेश्चन के आंसर में ही इस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ये 9 अगस्त को जो है हमारे बीच में आया था। तो 1949 में, ध्यान दीजिएगा, 1949 में आया था, आज़ादी के 2 साल बाद। तो 48 में हुई थी फार्मेसी एक्ट की गठन और पीसीआई का गठन 1949 में हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 1949। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न काफी बार रिपीट हुए हैं, कई बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी से जुड़ा हुआ है और फार्मेसी एक्ट से भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रग विच आर इंपोर्टेड अंडर द नेम्स ऑफ अदर ड्रग्स आर कॉल्ड एज। अगर कोई व्यक्ति ड्रग को इंपोर्ट कर रहा है लेकिन उसका नाम मिलता जुलता है किसी दूसरे ड्रग से, तो इस प्रकार की ड्रग को हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है अडल्टेटेड ड्रग, मिस ब्रांडेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग या फिर नन ऑफ द अबव। एडल्टेड ड्रग हम उसे बोलते हैं जहां पर जानबूझ करके कोई मिलावट की जाए। मिस ब्रांडेड ड्रग हम उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप पार्ले जी बिस्किट खाते हैं लेकिन पार्ले जी को जी पार्ले के नाम से मैंने एक मार्केट में उतार दिया, तो उसे हम लोग ब्रांड को मिस ब्रांडेड ड्रग के रूप में रखेंगे। लेकिन पार्ले जी के ही नाम से अगर हम कोई बिस्किट बाहर से मंगवा रहे हैं, मिलता जुलता एकदम नाम लेकर के आ रहे हैं, उसको बाहर से लेके आ रहे हैं, इसे हम लोग बोलेंगे स्पूरियस ड्रग। यानी कि अगर किसी दूसरे ब्रांड के ड्रग से ही अगर उस नाम से मिलता जुलता नाम से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पूरियस ड्रग से नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, दैट इज स्पूरियस ड्रग्स। ड्रग का एग्जांपल नहीं दिया मैंने, बिस्किट का एग्जांपल दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेड्यूल ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स में किस प्रकार के स्टैंडर्ड्स होंगे? तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हमारा द डी एंड सी एक्ट, जो कि 1940 में आया था, 1940 में आया था, आज़ादी से 7 साल पहले। और इससे रूल्स बने थे और वो जो रूल्स थे वो आए थे 1945 में। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, ABCD करके सब शेड्यूल्स हैं इसमें, और ये जो शेड्यूल्स हैं उसमें डिफरेंट चीज़ों के स्टैंडर्ड्स लिखे हैं। तो ये पूछ रहा है कि कॉस्मेटिक्स के स्टैंडर्ड किस शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। तो कॉस्मेटिक्स के जो क्योंकि ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ड्रग जो है हम अपने शरीर पर यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स में अपने शरीर पर यूज़ करते हैं, वो भी केमिकल्स कंपाउंड होते हैं जो हमारे स्किन वगैरह के साथ काम करते हैं, बालों के साथ काम करते हैं, नाखूनों पे काम करते हैं। तो इसीलिए कॉस्मेटिक्स जो होते हैं वो भी केमिकल कंपाउंड है, इसीलिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। और कॉस्मेटिक्स का जो स्टैंडर्ड है वो शेड्यूल एस में हमें देखने को मिलता है। शेड्यूल सी में जो है ड्रग्स होती हैं, वो ड्रग्स जो कि जनरली बायोलॉजिकल या स्पेशल प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे सेरा से वैक्सीन और टॉक्सिन्स या इंसुलिन वगैरह, ये सब शेड्यूल सी में आती हैं। आर जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है फॉर द कॉन्डोम मेड ऑफ रबर लैटेक्स, रबर लैटेक्स वगैरह का जो कॉन्डोम बनाने में जरूरत पड़ती है, उसका कोई स्टैंडर्ड है, वो शेड्यूल आर में आपको दिखेगा। शेड्यूल एम जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है, जहां पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, जहां पर किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसमें कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, किस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करना है, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी, वो पूरा स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए शेड्यूल एम बोलते हैं, जिसे हम लोग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंतर्गत भी रखते हैं। तो इसमें भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और शेड्यूल एस जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज ऑल्सो नोन एज। मॉर्फिन का अगर 2 बार एसिटाइलेशन करे तो दैट ड्रग इज नोन एज हीरोइन। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, दैट इज आंसर, और सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज हीरोइन। हीरोइन को हम लोग डाई एसिटाइल मॉर्फिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
और वो एक ओपियाइड एनाल्जेसिक है और ये नार्कोटिक ड्रग के अंतर्गत आती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट वाज पास्ड इन, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल यानी कि एनिमल्स के ऊपर क्रूअल्टी रोकने के लिए जो एक्ट पास हुआ था उसे हम लोग प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट बोलते हैं। और ये कब पास हुआ था? तो ये 1960 में पास हुआ था। आपके ऑप्शन है 60, 61, 62, 65। तो ये जो है कब पास हुआ था? 1960 में। 1960 में प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट जो है वो पास हुआ था, इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। अब ये ध्यान दीजिएगा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, इसको हम लोग FSSAI बोलते हैं और इस पे कई बार इसका फुल फॉर्म पे प्रश्न पूछता है, कुछ और सब्जेक्ट में भी पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं और इसका जो गठन था वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंतर्गत किया गया था और ये एक्ट जो है वो 2006 में आया था। तो आपके ऑप्शन है 2004, 5, 6 और 7। तो ये 2006 में इस एक्ट को बनाया गया और उसी से फिर FSI का जो है गठन किया गया, जो कि हमारे देश में जो भी फूड जॉइंट्स हैं, जो भी खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं, चाहे वो पैकेट आइटम हो, चाहे दुकानें चलाते हो, उन सभी को लाइसेंस वगैरह देना, उनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना जो है FSSAI ही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड एंड एडल्ट्रेशन एक्ट। फूड और एडल्ट्रेशन एक्ट कब पास हुआ था? तो फूड एंड एडल्ट्रेशन एक्ट जो है वो 1954 में जो है वो पास हुआ था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज 1954। ये याद रखने वाली बातें कि कौन सा एक्ट कब पास हुआ। तो जितने भी एक्ट हैं आपके सिलेबस में सबका सन जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस पर कई बार प्रश्न पूछ रहा हो, कई बार डेट के साथ भी पूछता है। जैसे अभी 4 मार्च 1948 में फार्मेसी एक्ट का आया था, तो वो उस तरीके के प्रश्न भी आते हैं। द प्राइस फिक्स फॉर अ न्यू ड्रग अंडर पैराग्राफ 5 इज, जो अंडर पैराग्राफ 5 में अगर किसी भी न्यू ड्रग के लिए अगर जो प्राइस फिक्स किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? रिटेल प्राइस बोलेंगे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलेंगे, ए और बी या फिर नन। तो किसी भी ड्रग को जो हम मार्केट में लेकर के आते हैं, जो उसका प्राइस प्रिंटेड होता है, उसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा MRP, जिसको हम आप शॉर्ट भाषा में बोलते हैं। उससे ज्यादा कीमत पर उसको नहीं बेचा जा सकता, दैट इज नोन एज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। द फर्स्ट लिस्ट, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड एंड रिलीज ऑन। देखिए जो है एक NLEM बोलते हैं इसको भी, इसका भी कई बार फुल फॉर्म पूछता है, दैट इज नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, जो कि भारत सरकार के द्वारा जो है वो जारी की जाती है, ताकि हमें पता चले कि जो एकदम अच्छी इफिकेसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस वाली जो इसेंशियल मेडिसिन है उनकी एक लिस्ट जारी की जाती है। ये सबसे पहले जो है 1996 में किया गया था। जो आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब से तो आंसर 1996 हो जाएगा। 1996 में 279 ड्रग्स की एक लिस्ट जारी की गई थी और इसके बाद ये कहा गया कि लगभग हर 3 साल पे इस लिस्ट को रिवाइज कर जाएगा, बट 3 से 7 साल में ये रिवाइज होता है और इसके कई सारे जो है रिलीज वर्जन जो है वो आ चुके हैं। जो लेटेस्ट रिलीज वर्जन है वो 2022 में आया था, अभी तक उसके बाद से नहीं आया। इस 2022 की में जो NLEM की लिस्ट आई, इसमें इस समय 384 मेडिसिन जो है वो हैं, जो कि जिनको इसेंशियल मेडिसिन माना जाता है। तो इसेंशियल मेडिसिन की जो सबसे पहले लिस्ट जारी हुई थी 1996 में जारी हुई थी, जो लेटेस्ट है वो 2022 में। इस पर भी प्रश्न आ सकता है। जब 1996 में जारी हुई थी 279 जो है 289 ड्रग्स यहाँ पर थी, 279 ड्रग, और यहाँ पर जो है 384 ड्रग्स इस समय हैं जब 2022 में लिस्ट आई है। इस पे भी प्रश्न आ सकता है, तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा 1996, क्योंकि ये पहली वाली लिस्ट पूछ रहा है। लेटेस्ट पूछता है तो 2022 हो जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश 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 मींस साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट कंपेयर्स द थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ वन फार्मास्यूटिकल ड्रग और ड्रग थेरेपी टू अदर। एक ड्रग थेरेपी का दूसरे ड्रग थेरेपी के साथ जब कंपैरिजन किया जाता है, तो साइंटिफिक उसकी थेरेपेटिक वैल्यू का जब कंपैरिजन करते हैं तो साइंटिफिक डिसिप्लिन में उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है फार्मेको इकोनॉमिक्स, फार्मेको डायनामिक्स, फार्मेको काइनेटिक्स या फार्मेको विजिलेंस। तो ये सभी जो आप सभी जानते हैं टर्म्स इसमें यूज नहीं होते। ये कौन सा टर्म है? दैट इज फार्मेको इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो उसकी इकोनॉमिकली देखना चाह रहे हैं कि एक थेरेपी दूसरे थेरेपी के साथ जब कंपेयर कर रहे हैं तो कितना वैल्यू आ रहा है और उसका कॉस्ट क्या बढ़ रहा है। तो वो कहाँ पे कंपेरिजन करते हैं? फार्मेको इकोनॉमिक्स में। तो आंसर हो जाएगा ए, दैट इज फार्मेको इकोनॉमिक्स। द रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट बाइंडिंग टू ऑल पर्सन ऑफ स्टेट एंड नेशन इज कॉल्ड। किसी भी स्टेट या पूरे देश में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को कुछ सेट ऑफ रूल्स बताए जाते हैं ताकि देश में सही से हम लोग रह सकें। और इन रूल्स को हम क्या कहते हैं? जो सभी के लिए समान होता है, सभी के लिए बराबर होता है। जैसे एक रूल आया कि आप जो है वोट डालने जा सकते हैं जब आप
18 वर्ष के हों। तो ये कानून के द्वारा बताया गया आपको, इसको बोलते हैं लॉ। यानी कोई भी चीज, जो जितनी भी चीजें अभी हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं वो सारे क्या है, लॉ है, कानून है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, लॉ बोलेंगे, जो सभी के ऊपर समान रूप से लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द फार्मासिस्ट इज मेकिंग एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द बिजनेस ऑफ फेलो फार्मासिस्ट, इट्स सेड टू बी। एक फार्मासिस्ट है, वो दूसरे फार्मासिस्ट के बिजनेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है या उसको जो है कैप्चर करना चाह रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है कट थ्रोट कंपटीशन या फिर क्लैंडस्टीन अरेंजमेंट, सॉरी एग्रीमेंट। तो इसको क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो अपना एक शॉप खोला, दूसरे व्यक्ति ने भी एक शॉप खोला और इसने 10% दिया ताकि सामने वाले का बिजनेस खराब हो, दूसरे वाले ने भी 10% दे दिया, फिर इसने उसको बढ़ा के 15% कर दिया, इसने 15% किया, यहाँ तक कि अपना नुकसान करा करके वो दूसरों को सामान बेच रहा है ताकि सामने वाले की जो शॉप है वो ना चले। ऐसी कंडीशन को ही हम लोग कट थ्रोट कंपटीशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कट थ्रोट कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12-week प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड विद द कंसेंट ऑफ। देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है जिस 1971, जिसके अनुसार अगर कोई प्रेगनेंसी किसी महिला को हार्म पहुंचा रही है या अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो उसे टर्मिनेट किया जा सकता है और वो 12 वीक तक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है। तो अगर 12 वीक की कोई प्रेगनेंसी है और उसको अगर टर्मिनेट करना है तो कितने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की कंसेंट चाहिए होती है, ये प्रश्न है आपका, क्योंकि एज पर एक्ट जो है वहां पर डॉक्टर्स का कंसेंट चाहिए होता है। तो आरएमपी मतलब डॉक्टर्स, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो कि रजिस्टर्ड डॉक्टर होते हैं, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर एज पर एक्ट जो है वो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का कंसेंट चाहिए होता है 12 वीक की प्रेगनेंसी को अगर टर्मिनेट करना है तो आंसर हो जाएगा 2 RMPs। ठीक है, 2 का चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 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 इज एनी डिस्क्रिप्टिव वर्ड, फ्रेज, लोगो, सिंबल, डिजाइन, पिक्चर, स्टाइलिंग और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर दीज एलिमेंट्स। ये क्या है क्वेश्चन है? कह रहा है कि कोई भी अलग सा एक शब्द है, कोई फ्रेज है, कोई लोगो है, कोई सिंबल, डिजाइन है, कोई पिक्चर है या स्टाइल है, जिससे किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस हाउस के बारे में हमें पता चलता है, इसे क्या कहते हैं? तो देखिए, ये तीनों चीजें जो यहाँ पे लिखी हैं इसे हम लोग IPR के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें क्या होता है कि पेटेंट जो होते हैं ये वो होते हैं जब आप किसी नई चीज की खोज कर रहे हैं, कोई नया रिसर्च आपने किया, कोई नई चीज आपने बनाई जो इसके पहले नहीं बनी है, कोई नई टेक्नोलॉजी आपने दे दी, जो उसके ऊपर आपको अधिकार दिया जाता है कि आप कुछ समय तक उसका खुद से प्रयोग कर सकते हैं या उसको आप कमर्शियली अगर उपलब्ध कराना चाहते हैं तो केवल आप ही उसको बेच सकते हैं। दैट इज नोन एज पेटेंट। दूसरा जो है कॉपीराइट। कॉपीराइट होता है जब हम कोई क्रिएटिव काम करते हैं ऐसा, जैसे कि जिसमें आप इंडिविजुअली इन्वॉल्व हैं या कोई कंपनी इन्वॉल्व है, जैसे कि कोई किताब आपने लिखी, कोई रिसर्च पेपर आपने लिखा, कोई आपने क्या नाम है गाना बनाया है, कोई फिल्म बनाई है, कोई पिक्चर खींची है, या जैसे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बनाया है, तो ये हमने क्यों बनाया, इस पर हम सभी को क्या मिलता है? कॉपीराइट प्राप्त होता है, या कोई दूसरा व्यक्ति इसका प्रयोग तभी कर सकता है जब आप उसको इसकी अनुमति देंगे। तीसरा जो है वो ट्रेडमार्क होता है, जो कोई बिजनेस हाउसेज यूज करते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है, इन सभी चीजों को लेकर के। जैसे कि कोका कोला, जब कोका कोला जिस तरीके से लिखा हुआ है वो केवल कोका कोला कंपनी यूज कर सकती है, कोई दूसरा कंपनी उसको नहीं यूज कर सकता, ध्यान रखिएगा। दैट इज नोन एज ट्रेडमार्क, ताकि हम देखते ही केवल उस स्ट्रक्चर को, उस पिक्चर को या उस लोगो को देखने मात्र से हमें पता चल जाता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन या किस कंपनी के बारे में या किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। टाटा हो गया, कोई बड़ी कंपनी है, अदानी ग्रुप हो गया, उन या रिलायंस ग्रुप हो गया, जियो, तो जो जियो लिखने का तरीका है उनका, वही उसका क्या कहलाएगा? उसका ट्रेडमार्क कहलाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज ट्रेडमार्क, जिससे हम कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को पहचान पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज नोटिफाइड द न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019 ऑन। 2019 में न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल का घोषणा की थी भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ये किस डेट पे किया था? तो ऑप्शन है 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च या फिर 26 मार्च। मैंने आपसे कहा था डेट भी कई बार पूछ लेता है, देखिए काफी अच्छा एग्जांपल है उस क्वेश्चन का। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल 2019 आया था वो 25 मार्च को आया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 25 मार्च 2019 को आया था ये, तो 25 मार्च 2019 राइट आंसर हो जाएगा। The blood bank unit shall have a minimum requirement floor area of dash dash dash। जो ब्लड बैंक यूनिट आप बना रहे हैं, अगर बनाना चाह रहे हो तो कितना मिनिमम फ्लोर एरिया चाहिए? तो मिनिमम रिक्वायरमेंट फ्लोर एरिया एक ब्लड बैंक यूनिट के लिए चाहिए होता है लगभग 100 स्क्वायर मीटर, क्योंकि एक थोड़ा सा ज़्यादा एरिया चाहिए, आपको स्टोरेज करना है, उसकी टेस्टिंग वगैरह करनी है, उसको संभाल करके रखना है। तो ब्लड बैंक यूनिट के लिए बेसिकली 100 स्क्वायर मीटर का एरिया कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट ये इसका आंसर हो गया सी, 100 स्क्वायर मीटर। Next question is dash 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 is a state of art technology for safe disposal of medical waste। मेडिकल वेस्ट को या बायोमेडिकल वेस्ट को अगर हमको सेफली डिस्पोज करना है, खत्म करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी क्या होगी? अगर आप खुले में इसको आग में जलाते हैं, जैसे आपने मान लीजिए
हॉस्पिटल से कोई मटेरियल लेके आया या आपके लैब से कोई मटेरियल लेके आया जो कि बायोमेडिकल वेस्ट है, अगर आप खुले में उसको फेंक देते हैं तब तो बहुत बुरा करते हैं। जलाते हैं तो उसमें से जो चीज़ें हैं वो आसपास फैलेगी। कई बार बैक्टीरियाज या ऐसी चीज़ें हैं जो 200-400 डिग्री पर वो मर भी नहीं रहे हैं या उनके स्पोर्स फॉर्म हो जा रहे हैं, तो नुकसान पहुंच रहा है। तो उसमें से सबसे तो जो इंसिनेशन है ये भी करते हैं हम लोग, इनर्टलाइजेशन भी करते हैं, बट सबसे अच्छा जो टेक्नोलॉजी है जो आज की डेट में अवेलेबल है वो है प्लाज्मा पायरोलिसिस। प्लाज्मा पायरोलिसिस में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में या कंट्रोल ऑक्सीजन में किसी चीज़ को 5000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उसको सीधे गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करके यूजफुल गैसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए, या उसको सॉलिड वेस्ट फॉर्म में कंप्लीट करके उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, तो जो प्लाज्मा राख वगैरह में कन्वर्ट कर देंगे। तो प्लाज्मा पायरोलिसिस जो है वो सबसे सेफ टेक्नोलॉजी है आज की डेट में डिस्पोजल ऑफ मेडिकल वेस्ट के लिए। तो यहाँ पे हम प्लाज्मा पायरोलिसिस लिख सकते हैं। इंसिनेशन का भी प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, यहाँ पर भी जला करके खत्म करते हैं, तो इसका भी नाम लिख सकते हैं, बट क्योंकि ऑप्शंस में 4 दिए हुए हैं तो सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा पायरोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज पास्ड इन। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो 2005 में आया था, तो यहाँ पे आंसर सीधे सीधे आप कर लीजिए 2005। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था, 2005 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेडिकल डिवाइसेस इन्वॉल्विंग लो रिस्क लेवल्स पर कैटेलाइज्ड अंदर। जो हमारा मेडिकल डिवाइसेस होती हैं उनको हम डिफरेंट उनके रिस्क के अनुसार उसको डिफरेंट कैटेगरीज में बांटते हैं। तो जो सबसे सिंपलेस्ट मेडिकल डिवाइसेस हैं जो कि जिनका रिस्क सबसे कम होता है उसे हम लोग कैटेगरी ए के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैटेगरी ए या फिर क्लास ए। ये हो गया हमारा 2023 का पेपर। अब हम चलते हैं 2024 के पेपर की तरफ। तो 2024 में जो सबसे पहला प्रश्न आया था वो था मेटफॉर्मिन ड्रग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। देखिए 4 शेड्यूल दिया है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, डी एंड सी का एक्ट का है ये, सी एंड C1, शेड्यूल जी, शेड्यूल एच एंड शेड्यूल के। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी मेटफॉर्मिन है, मेटफॉर्मिन जो है वो एक हार्मोन यानी कि इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए ड्रग आती है। हार्मोन या हार्मोन से बनी हुई जितनी भी ड्रग्स होती हैं उनको हम लोग शेड्यूल जी के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शेड्यूल जी। और याद रखिएगा कि शेड्यूल जी के अंदर हार्मोनल प्रोडक्ट्स जो है वो आते हैं, हार्मोनल या एंजाइमेटिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे शरीर के ऊपर जो हम यूज करने होते हैं वो सभी शेड्यूल जी के अंतर्गत रखते हैं। तो मेटफॉर्मिन जो है वो शेड्यूल जी ड्रग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ लोग शेड्यूल एच मानते हैं लेकिन वो शेड्यूल एच नहीं है, वो शेड्यूल जी है। अब कहा जा रहा है कि उसको शेड्यूल एच में रख दिया जाए, बट अभी भी वो शेड्यूल जी के अंतर्गत ही हम लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज रिकमेंडेड टेम्परेचर फॉर स्टोरिंग द प्रोडक्ट एट कूल प्लेस। कूल प्लेस अगर कह रहा है तो कितना टेम्परेचर उसका होना चाहिए। कूल प्लेस के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 8 से 15 होता है। कोल्ड अगर होता है तो 0 से 8 हम लिखते, बट ये कूल है तो कूल के लिए कितना होता है, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर लिख लेंगे हम बी, दैट इज 8 to 15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेड्यूल एम डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन के आंसर में शेड्यूल एम आया था, तो मैंने आपको बताया था शेड्यूल एम जो होता है वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया उसके स्पेसिफिकेशंस वो बताता है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। देखिए एक क्वेश्चन के आंसर से दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकल आ रहा है, यही कारण है कि हमने आपसे कहा था कि अब आप सभी को जब देखते हैं तो दूसरे का भी आप बता पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, एक रिपीटेड प्रश्न की श्रेणी में ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएसएसआई। एक क्वेश्चन के आंसर में मैंने फुल फॉर्म वहां पे आपको बोला था कि एफएसएसआई का फुल फॉर्म पूछता है, तो एफ फॉर होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो कहाँ लिखा है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फायर सेफ्टी है या फायर, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड सैंपल लिखा है तो ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा, डी वाला हो जाएगा, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसआई का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑप्टिमम डोज ऑफ थेरेपी। The optimum dose of therapy is determined by which phases of clinical trial। क्लिनिकल ट्रायल के किस फेज में ऑप्टिमम डोज जो होता है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं या डिटरमाइन करते हैं। तो ऑप्टिमम डोज यानी कि वो डोज जो कि सबसे बढ़िया है उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं किसी ड्रग का, तो ये हम डिसाइड करते हैं फेज सेकेंड में। कहाँ पे करते हैं, फेज सेकेंड में। तो आंसर हो जाएगा फेज सेकेंड, फेज 2 जो होता है क्लिनिकल ट्रायल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रग रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया। ड्रग रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी अथॉरिटी, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जिसे CDSCO बोलते हैं। याद रखिएगा CDSCO जो है हमारा ये ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है हमारे इंडिया में, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूछा जा सकता है फुल फॉर्म इसका। दूसरा जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो फार्मेसी एजुकेशन को कंट्रोल करती है ना कि रेगुलेशन करती है।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो फूड के रेगुलेशंस करती है, और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो स्टेट लेवल पे है या फिर आपके जिले लेवल पे है, वो क्या कर रहा है, जो भी रूल्स बनाए गए हैं फूड सेफ्टी अथॉरिटी के द्वारा या सीडेस्को के द्वारा, वो सही से उसको फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो कौन देखा है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देता है, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर वगैरह आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सीडेस्को का, दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज among the elected members of PCI 6 members are elected by which of the following। जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं PCI के, उसमें से 6 मेंबर को कौन चुनता है, UGC, MCI, AICT या फिर नन ऑफ द दिस। तो MCI तो अब खत्म ही हो चुका है ही नहीं, AICT का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, कौन बचता है, UGC के द्वारा जो है 6 मेंबर्स को नामित किया जाता है, और वो मेंबर्स जो है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के काम करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, दैट इज UGC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी सिचुएटेड इन। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो है सबसे बड़ी वाली, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कलकत्ता में है, लेकिन कसौली में भी जो है एक हमें देखने को मिलती है, तो हम आंसर में दोनों लिख लगते हैं, लेकिन आप चाहे तो सिर्फ कलकत्ता लिख करके भी काम चला सकते हैं। तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो है वो कलकत्ता में। सेंट्रल ड्रग क्या नाम है, रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI जो है वो लखनऊ में, CDRI नहीं है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है, जो कि कहाँ पे है, कलकत्ता और कसौली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन विच इज डिपेंडेंट ऑन नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोटिक ड्रग इज नोन एज। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि नार्कोटिक ड्रग्स जैसे कि मॉर्फिन है, कोडीन है, हीरोइन है, उसको खाने लगा एकदम, और या साइकोटिक ड्रग्स जो है उनकी उसको आदत लगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ड्रग एडिक्ट या फिर एडिक्ट, सिंपल। तो यहाँ पे शब्द हो जाएगा एडिक्ट या ड्रग एडिक्ट भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज शेड्यूल जी। देखिए शेड्यूल जी हमने पहले ही बताया था, मेटफॉर्मिन आया था इसी साल के पेपर में, तो हमने आपसे बताया शेड्यूल जी ड्रग्स होती है वो हार्मोनल प्रोडक्ट्स होती हैं, तो आप लिख लीजिए हार्मोनल मेडिसिन, जैसे कि जिसमें सेक्स हार्मोन मेडिसिन को हम लोग हटा देंगे, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स हैं, एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स हैं, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जैसे सल्फोनाइल यूरिएट हैं, बाइग्लुटाराइड्स हैं, एंटीहिस्टामिन्स हैं, इन सभी ड्रग्स को हम शेड्यूल जी के अंतर्गत रखते हैं। बाइग्लुटाराइड्स का ही एग्जांपल मेटफॉर्मिन था जो हमने देखा था, तो मेटफॉर्मिन इसी के अंतर्गत था, शेड्यूल जी में काफी अच्छा एग्जांपल है। तो हार्मोनल मेडिसिन जो होती हैं वो हमें शेड्यूल जी में देखने को मिलती हैं, एंटी कैंसर ड्रग, एंटी कन्वल्सेंट या फिर हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो होती हैं वो सभी जो है शेड्यूल जी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्म डैश 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 इज यूज्ड टू अप्लाई फॉर द लाइसेंस ऑफ रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1। शेड्यूल C और C1 जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन वगैरह अगर आपको बेचना चाह रहे हैं आप, तो हम कैसे बेचेंगे सेरा वगैरह से बनी हुई ड्रग्स को। तो जो ये शेड्यूल फॉर्म जो है 21 जो है ये होता है, यही फॉर्म 21 से हम लोग शेड्यूल C और C1 ड्रग के लिए रिटेल सेल के लिए अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग क्लेमिंग क्योर ऑफ कैंसर इज। अगर जो है कोई व्यक्ति जो है एडवर्टीजमेंट कर रहा है कि कोई एक ड्रग बनाई है जिससे कैंसर का इलाज हो सकता है, तो ये क्या होगा, ये प्रोहिबिटेड होगा अंडर द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, जिसको हम लोग 1954 के नाम से जानते हैं। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ऑब्जेक्टिनल एडवर्टीजमेंट एक्ट जिसको बोलते हैं, 1954 में आया था ये। और ये क्या करता है, ऐसे किसी भी एड को रोकने का काम करता है जिसमें ये कहा जाता है कि कोई भी इलाज कर रहे हैं, शर्तिया इलाज कर रहे हैं, किसी ड्रग के बारे में कह रहा है, कोई मैजिकल पावर है किसी ड्रग के अंदर, तंत्र है, मंत्र है, या फिर कोई तालिस्मान मतलब कोई ताबीज आपको देके कह रहा है कि इससे इलाज हो जाएगा, तो ये सारी चीजें जो है वो प्रोहिबिटेड होती हैं अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्मेसी एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर। फार्मेसी एक्ट कब आया था, हमने अभी आपसे बताया था कि आया था 4 मार्च 1948 में, तो यहाँ पे ईयर पूछ रहा है तो 1948 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फंक्शंस ऑफ ब्लड बैंक। ब्लड बैंक का क्या काम है, ब्लड बैंक क्या करता है, ब्लड को कलेक्ट करता है, ठीक है, उसको प्रोसेस करता है, उसकी टेस्टिंग करता है, स्टोर करता है, और जितने भी ब्लड के प्रोडक्ट्स उनको भी सेम चीज करता है, ताकि जो है सेफ ट्रांसफ्यूजन थेरेपी जो है किया जा सकता है, जब किसी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता हो तो उसको दिया जा सके, ये ब्लड बैंक के काम है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज पास्ड इन। ये देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाला जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड प्रश्न हम रखेंगे, 2005 में हमने आपको बताया था कि आया था, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ CPCSEA। तो ये CPCSEA का जो है ये हमारा जो एनिमल क्रूरल्टी एक्ट था उससे बना हुआ है, और इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपके कॉलेज लेवल पे अगर एमफार्म चल रहा है आपके यहाँ तो ये कमेटी बनती है, इसको बोलते हैं कमेटी। C फॉर कमेटी, P फॉर पर्पस, C फॉर कंट्रोल, S फॉर सुपरविजन, E फॉर एक्सपेरिमेंटर और A फॉर एनिमल्स। तो एनिमल्स पे जब अगर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं आप अपने कॉलेज में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तब ये कमेटी का फॉर्मेशन किया जाता है, जिसका काम है कि वो कंट्रोल करे, सुपरविजन करे कि जो एनिमल्स उन पर कोई प्रकार की क्रूरल्टी वगैरह नहीं हो रही, और जहां जरूरत है वहीं पर एक्सपेरिमेंट हो। इसे बोलते हैं कमेटी फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेथड्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए अगर ट्रीटमेंट करना है तो देखिए एक रिपीटेड प्रश्न हो गया। दो मेथड आपको बताए थे जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पहला होता है हमारा प्लाज्मा पायरोलिसिस
और दूसरा है हमारा इंसिनरेटेड। तो दोनों मेथड में से आप दोनों मेथड को यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। हमारे भारतवर्ष में अगर कोई व्यक्ति फार्मासिस्ट बनना चाहता है तो कुछ कोर्सेज कर सकता है। एक तो है डी फॉर्म, दूसरा है बी फॉर्म, तीसरा है फॉर्म डी, जिसको फॉर्म डी बोलते हैं हम लोग। तो ये सारे कोर्सेज जो है ग्रेजुएशन लेवल पे या इंटर के बाद आप कर सकते हैं, और इसको करने के बाद आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं। एम फॉर्म भी है जिसमें, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट बनने के लिए वो होती है डिप्लोमा इन फार्मेसी। जो कोर्स आप कर रहे हैं दैट इज 2 साल का कोर्स, और अगर ये आप कंप्लीट करते हैं तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोएथिक्स। बायोएथिक्स क्या होता है? तो बायोएथिक्स जो है जनरली जो भी इथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो कि सोशल और लीगल इश्यूज होते हैं बायोमेडिकल और बायोमेडिकल रिसर्च से जुड़े हुए, उसी को हम लोग बायोएथिक्स के नाम से जानते हैं। बायोएथिक्स जो होता है वो बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स को आपस में जोड़ता है, जिसमें लाइफ साइंस है, हेल्थ केयर है और टेक्नोलॉजी, इनको जोड़ा जाता है और इथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीटैप। डीटैप जो है वो क्या है? तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बोलते हैं। डी फॉर ड्रग, टी फॉर टेक्निकल, ए फॉर एडवाइजरी, बी फॉर बोर्ड। डीटैप जो कि प्राइसिंग वगैरह या फिर लिस्टिंग वगैरह जो है वो हमारे ड्रग में या सेफ्टी वगैरह को करने के लिए एडवाइजरी बोर्ड बनता है सिडिस्को के द्वारा, जिसको बोलते हैं ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो ये हो गए हमारे 2 साल के क्वेश्चन पेपर्स। अब हम चलते हैं जस्ट पिछले साल का जो पेपर है हमारा 2025 का पेपर जो जस्ट पिछले साल आया था। इसमें पहला प्रश्न जो है वो रिपीटेड प्रश्न है। द फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन, हम सभी जानते हैं 4 मार्च 1948 में आया था, तो ये रिपीटेड प्रश्न हो गया। 1948 में फार्मेसी एक्ट की शुरुआत हुई थी। द प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई इज, प्रेसिडेंट जो होता है पीसीआई का वो कौन चुनता है? इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न हो गया क्योंकि इसमें ऑप्शंस ही बड़े कम है। तो वाइस प्रेसिडेंट आप तो नहीं चुन देंगे प्रेसिडेंट को कौन चुनेगा? जितने भी मेंबर्स हैं वो सब मिल करके इलेक्ट करते हैं कि कौन सा हमारा मेंबर जो है हम में से वो प्रेसिडेंट कहलाएगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई इज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। रजिस्ट्रेशन आप कराना चाहते हैं या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो मिनिमम एज क्या है? तो एज पर फार्मेसी एक्ट जो मिनिमम एज है वो है 18 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में अपना डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर इन फार्मेसी वगैरह कंप्लीट कर रखा है। बैचलर इन फार्मेसी कंप्लीट इसलिए हो सकता है क्योंकि एडमिशन लेने के लिए जो मिनिमम एज है वो 17 साल है। 16-17 साल से पहले तो आप एडमिशन ही नहीं ले सकते, तो डिप्लोमा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि 16 साल पर अगर किसी ने डिप्लोमा में एडमिशन लिया है तो वो 2 साल में कंप्लीट कर लेगा। 2 साल में कंप्लीट करके 18 साल का हो जाएगा। इसीलिए मिनिमम एज जो है वो रजिस्ट्रेशन करने की वो कितनी है? 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेड्यूल पी इज रिलेटेड टू। शेड्यूल पी क्या है? शेड्यूल पी जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का है वो बताता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, जो एक्सपायरी वगैरह है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लाइफ पीरियड किसी भी ड्रग्स की कैलकुलेट करने के लिए हम शेड्यूल पी का जो है फायदा मतलब उठाते हैं, इसीलिए जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, दैट इज लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज मेंटेन बाय। जो सेंट्रल रजिस्टर होता है फार्मासिस्ट का, जो स्टेट रजिस्ट्रेशन होता है वो तो जो आपका स्टेट की फार्मेसी काउंसिल है वो करती है, बट जो सेंट्रल रजिस्टर है फार्मासिस्ट का वो कौन मेंटेन करता है? ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, एआईसीटी, पीसीआई या स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं करती, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं करती, एआईसीटी भी नहीं करती, कौन करता है? पीसीआई करती है। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक काम और भी है कि वो रजिस्टर सेंट्रल रजिस्टर जो है फार्मासिस्ट का उसको मेंटेन करे। तो सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज पीसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्मासिस्ट इज इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन। फार्मासिस्ट के प्रोफेशन में क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है? फार्मासिस्ट विजिलेंस यानी वो सतर्क रहता है, हर चीज के आसपास देखता रहता है। लॉ अबाइडिंग सिटीजन होता है यानी जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो कर रहा है। डिकोरम एंड प्रोप्राइटरिसिटी, जो भी कुछ अच्छी बातें हैं वो सारी अच्छी बातें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो फार्मासिस्ट जो होता है वो सभी काम से जुड़ा होता है, उसके प्रोफेशन में सभी सारी बातें आती हैं, दैट इज आंसर विल बी द ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्मेसी काउंसिल इज कंस्टिट्यूटेड एवरी। जो फार्मेसी काउंसिल का गठन होता है हमारा, जितने मेंबर्स हैं, जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, इनका जो चुनाव है या जो इनका पूरा गठन है ये कितने सालों के अंतराल पर होता है? तो एज पर फार्मेसी एक्ट हर 5 साल पर फार्मेसी काउंसिल का जो गठन है वो किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 ईयर्स। ये किस एक्ट से आ रहा है? फार्मेसी एक्ट 1948 से ही ये सारी चीजें निकल के आ रही है। तो कितने सालों में होता है? 5 वर्षों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरेशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। अगर आप बाहर से कोई इंपोर्ट करना चाह रहे हैं किसी ड्रग को और उसके लिए लाइसेंस लेकर के आ रहे हैं तो ये लाइसेंस आपको कितने समय के लिए मिलता है? तो इंपोर्ट लाइसेंस जो होता है वो 3 साल, 2 साल, 100 साल या नन ऑफ द अबव। तो 100 साल के लिए तो मिलेगा नहीं। किस इन्हीं दोनों में से एक आंसर सही है? कौन सा आंसर सही है? 3 वाला। जो सैडिस्को से आपको लेंस जो इंपोर्ट लाइसेंस मिल रहा है
जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंपोर्ट लाइसेंस आपको जारी करता है कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। और ये जो 3 साल के लिए वैलिड होता है, और इसके लिए जो फॉर्म भरते हैं, अगर मान लीजिए पूछ लिया, तो 10 और 10A फॉर्म जो है वो भरा जाता है इंपोर्ट लाइसेंस के लिए, जिससे 3 वर्षों के लिए आपको ये लाइसेंस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चेयरमैन ऑफ डीटैब इज, जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, अभी जो आया था एक क्वेश्चन में, इसका चेयरमैन कौन होता है? ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग स्टेट कंट्रोलर, या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो होता है वही चेयरमैन होता है डीटैब का, यानी कि एज पर जो डीटैब है, जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 से बनती है, इसका जो चेयरमैन होता है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज होता है, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैजिक रेमेडीज बीन्स। अभी एक क्वेश्चन आया था मैजिक रेमेडीज एक्ट वाला, तो वहां पे हमने आपको बताया था तालिस्मान, कवच, मंत्र, ये सारी चीजें मैजिक रेमेडीज के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि अब कोई व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि आप एक ताबीज पहन लीजिए आप ठीक हो जाएंगे, या कवच पहन लीजिए आप ठीक हो जाएंगे, या कोई मंत्र के द्वारा वो आपकी बीमारी ठीक करने की बात कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो होंगी वो मैजिक रेमेडीज के अंतर्गत आएंगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, और इसको जो है मैजिक रेमेडीज एक्ट जो हमारा 1954 है उसके द्वारा, उसमें ही ये सारी चीजें जो है शब्दों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएसएसआई। देखिए एक रिपीटेड प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ एफएसएसआई हमने आपको पहले बताया था, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो है वो कलकत्ता और कसौली में है, तो हम कलकत्ता यहाँ पे लिख देते हैं, कलकत्ता वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूरिस्प्रूडेंस मींस नॉलेज ऑफ। जूरिस्प्रूडेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमको लॉ के बारे में जानकारी होती है, जो कानून है उसके बारे में, तो जूरिस्प्रूडेंस मींस द नॉलेज ऑफ लॉ। तो आंसर क्या हो जाएगा? कानून या फिर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स फॉर रिटेल फार्मेसी। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में अगर आपको बताया गया कि अगर आप एक रिटेल फार्मेसी स्टोर खोलना चाहते हैं तो कौन कौन से मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर द इक्विपमेंट्स, वो कौन से शेड्यूल के अंदर मिलता है? वो शेड्यूल एन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में देखने को मिलता है। तो जो शेड्यूल एन है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विपमेंट फॉर द रिटेल फार्मेसी बताता है, ठीक है, और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट वाज इनॉग्रेटेड ऑन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 11 अगस्त 2004 में। इसके बाद अभी एक एक्ट पे भी आया था कि नेशनल जो डिजास्टर एक्ट है वो कब आया था? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो था वो 2005 में आया था, याद होगा आपको, लेकिन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो वो पहले ही बन गया था, 2004 में बन गया था। इसके बाद इस एक्ट के बनने के बाद ये इसके अंदर ही आज की डेट में कार्यरत है। तो ये एक्ट बाद में बना था 2005 में, बट इंस्टीट्यूट जो वो पहले ही 2004 में बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेफ्रोकाइनिन्स इज एन एग्जांपल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग। शेड्यूल जी में हमने आपको बताया था कि कौन सी ड्रग्स हैं, हार्मोनल ड्रग्स इत्यादि जो आती हैं। और जो सेफ्रोकाइनिन्स है ये क्या होता है? ये एक एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक जो होती है शेड्यूल एच या H1 में आती हैं, तो यहाँ पर ये शेड्यूल जी के अंतर्गत नहीं आती। ये पूछ रहा है ट्रू है या फॉल्स, तो ये कौन सी बात होगी? फॉल्स बात है, क्योंकि ये गलत है। ये शेड्यूल जी में नहीं आकर के शेड्यूल H1 में आती हैं, एंटीबायोटिक के अंतर्गत आती है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन 1945, ट्रू और फॉल्स। तो अभी आपने बार बार बोल रहे हैं हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 बोल रहे हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल होता तो 1945 में आया था, बट जो एक्ट है वो 1940 में ही आ गया था। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 1945 में नहीं, कब आया था? 1940 में आया था। तो आंसर हो जाएगा फॉल्स, ये गलत बात है। तो ट्रू एंड फॉल्स ढूंढना है, तो ये फॉल्स हो गया, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न है हमारा, हिपोक्रेट्स इज द फादर ऑफ मेडिसिन। हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन माना जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये हिपोक्रेट्स को हम फादर ऑफ मेडिसिन मानते हैं। सबसे पहले उन्होंने ही ये सब मेडिसिन की शुरुआत उनके द्वारा ही मानी जाती है, तो हम क्या बोलेंगे? ट्रू बोलेंगे इसको, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर अ फार्मासिस्ट इज 3000 हार्स। ट्रू है या फॉल्स है? 3000 घंटे की मिनिमम ट्रेनिंग करनी चाहिए एक फार्मासिस्ट को, तब वो फार्मासिस्ट बन सकता है। ये बात बिल्कुल गलत है। एज पर फार्मेसी एक्ट, या जो आपका ER 2020 है, जिसमें आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 500 घंटे की है। अगर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना चाह रहे हैं और अपने डिप्लोमा इन फार्मेसी जब आप कंप्लीट करेंगे, तो 500 घंटे का और 3 मंथ का आपको क्या करना होता है? 3 मंथ्स में देखें तो 3 मंथ्स है, और मिनिमम 500 घंटे का मिनिमम आपको ट्रेनिंग लेनी होती है। 500 घंटा होता तो ये ट्रू हो जाता, बट ये 3000 घंटा लिखा है, इसलिए ये क्या है? फॉल्स है, क्योंकि ये गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन, पॉइजन एक्ट वाज पास इन 1919। तो जो पॉइजन एक्ट है वो 1919 में ही पास हुआ था, इसीलिए ये क्या है? ट्रू है, ये सत्य बात है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो पॉइजन एक्ट वाज पास इन
1919 में ही पॉइजन एक्ट जो है वो पास हो गया था हमारे देश आजाद होने से बहुत साल पहले। तो ये हो गया आज के हमारे 3 क्वेश्चन पेपर, जो पिछले 3 क्वेश्चन पेपर्स ER 2020 जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न है आपका, ध्यान रखिएगा, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि हम लोग जूरिस्प्रूडेंस में बात कर रहे हैं। तो ER 2020 क्या है? ये वो सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न है जिससे डिप्लोमा इन फार्मेसी की पढ़ाई इस समय हो रही है। तो ये जब लागू हुआ था तो 4 साल पहले लागू हुआ, लेकिन डिप्लोमा इन फार्मेसी के 3 ही पेपर अभी तक इस पैटर्न पर ये हमारा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश ने किया है। तो तीनों पेपर आपने डिस्कस कर लिया और ये आखिरी सब्जेक्ट था क्योंकि इसके पहले हमने सारे सब्जेक्ट्स आपके हॉस्पिटल क्लिनिकल जो भी सब्जेक्ट्स थे सारे के सारे के हमने 3 साल के पेपर आपको डिस्कस करके दिए। जूरिस्प्रूडेंस रह गया था, वो छूट गया था, मैं थोड़ा बिजी हो गया किसी काम में तो नहीं ले आया, बट मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इसको जरूर देख लीजिएगा, इससे कुछ प्रश्न आपको हो सकता है कि पेपर में मिल जाए। आप वीडियो हमें देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जरूर जाइए यूट्यूब पे, वहाँ पे आपको डिप्लोमा के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे के जो टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे। अच्छा, सब्जेक्ट्स होते हैं बी फॉर्म डी फॉर्म के कई बार सेम होते हैं, टॉपिक्स भी सेम होते हैं, तो वो उसी से पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ पढ़ना है, अलग जानकारी लेनी है। दूसरा ये है कि यहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको एक मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं डिप्लोमा सेकंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के। उसमें इस सब्जेक्ट का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया था वो जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन हैं वो कई बार रिपीटेड प्रश्न हैं, तो वो आपके काम आ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे आप जाते हैं तो नोट्स वगैरह के PDF हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। डॉक्टर प्रजन शुक्ला, डॉक्टर MP सिंह क्लासेस के नाम से हमारा फेसबुक पे ग्रुप और पेज भी है, जिसको आप जरूर क्या नाम है फॉलो कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह होती हैं, वीडियोस वगैरह हैं, नोट्स वगैरह वहाँ पे भी प्रोवाइड कराते हैं। और आप हमें डॉक्टर PKS डॉक्टर MPS क्लासेस के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ फ्री मटेरियल्स वगैरह वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, कुछ पेड मटेरियल्स भी हैं बहुत ही नॉर्मल चार्जेस पे, जिसको आवश्यकता है खास करके बी फॉर्म वगैरह के लिए वहाँ पे ज़्यादा है, बट आपके लिए भी जल्द से जल्द हम प्रोवाइड कराएंगे, तो आप वहाँ पे हमें भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में क्या नाम है शेयर कीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।